हेलो क्लास 8। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर का नेम है अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है, तो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को जानना। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने। तो देखो, चैप्टर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास जो आता है पाठगत प्रश्न के अंतर्गत, यहाँ पर प्रश्न है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए, यहाँ पर क्या है, ठीक है, आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पर उत्तर है इसका, पुलिस हिरासत के दौरान, ठीक है, अपनी गलती मानते हुए आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि पुलिस हिरासत के दौरान हो सकता है कि आरोपी ने पुलिस की मारपीट से डरकर या किसी दबाव में आकर बयान दिया हो। सो उसके बाद देखते हैं, प्रश्न 2 देखते हैं। आइए अब शांति की कहानी पर वापस लौटते हैं और इन सवालों के जवाब खोजते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 1 है, देखो यहाँ पर, जब चोरी के इल्ज़ाम में शांति को गिरफ्तार किया गया उसी दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुशील को भी 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा। क्या उसको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानूनन सही थी और क्या इससे DK बसु, ठीक है, दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है? तो इसका उत्तर देखते हैं हम। यहाँ पर है क, सब इंस्पेक्टर राव, ठीक है, द्वारा शांति के भाई सुशील को 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखने की कार्रवाई कानूनन गलत थी। इसे DK बसु के यहाँ पर दिशा निर्देश का उल्लंघन हुआ है। सो उसके बाद देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ख है, क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल पूछे, ठीक है, और यहाँ पर जरूरी सबूत इकट्ठा किए थे? पुलिस की जिम्मेदारी के हिसाब से आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से क्या क्या करना चाहिए था? तो इसका उत्तर हम देखते हैं। यहाँ पर आपने ये स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपने चैप्टर के अंदर पढ़ी होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल नहीं पूछे और नहीं पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए। तो इस वजह से, तो देखो, उसने जो पुलिस इंस्पेक्टर था उसने ना तो सवाल उनसे गवाहों से पूरी तरह से डिटेल ली, मतलब बिना सारी डिटेल लिए ही उसने क्या कर दिया, उन पर मुकदमा चला दिया। फिर उसके बाद हम गिरफ्तार कर दिया। और यहाँ पर पुलिस की जिम्मेदारी के हिसाब से सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से निम्नलिखित कार्य करने चाहिए थे। और वो कार्य क्या है हम देखते हैं। यहाँ पर शांति की गिरफ्तारी के समय अरेस्ट, ठीक है, मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी के कागज तैयार करने चाहिए थे। अरेस्ट मेमो पर शांति के दस्तखत करवाने चाहिए थे और शांति के किसी जानने वाले या रिश्तेदार को जानकारी दी जानी चाहिए थी। सो उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे प्रश्न 3 है। आइए अब थोड़ी अलग स्थिति के मामले को देखते हैं। मान लीजिए शांति और उसको अच्छा, यहाँ पर है, उसके भाई सुशील थाने में जाकर यह शिकायत करते हैं कि सिंधे, अच्छा यहाँ पर है, सिंधे के 20 वर्षीय बेटे ने उनकी जो बचत के 15,000 रुपये चुरा लिए हैं। और क्या आपको लगता है कि थाने का प्रभारी अधिकारी फौरन उनकी FIR दर्ज कर लेगा? ऐसा करके, ठीक है, अच्छा यहाँ पर ऐसा कारक लिखिए जो आपकी राय में FIR लिखने या, अच्छा यहाँ पर लिखने या न लिखने के पुलिस के फैसले को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर देखते हैं। थाने का प्रभारी अधिकारी कौन है? शांति व उसके भाई सुशील की एक FIR फौरन दर्ज नहीं करेगा। FIR न लिखने के पुलिस के फैसले को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। वो कौन से कारक है जिस वजह से वो एकदम से जो FIR वो नहीं लिखेंगे? वो है, शांति गरीब घरेलू नौकरानी है और जिस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा है वह अमीर बाप का बेटा है, इसलिए गरीब होने के कारण पुलिस शांति के सही होने पर भी उसकी बात का दबाने की कोशिश करेगी। पुलिस अफसर उल्टा शांति तथा उसके भाई सुशील से सवाल करेंगे कि उनके पास 15,000 रुपये कहाँ से आए और उन्हें डरा धमकाकर वहाँ से भगा देंगे। सो ये सारे यहाँ पर कारण थे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सारे गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश ने शांति के मुकदमे में क्या कहा? अब जो न्यायाधीश था यानी कि जो जज था उसने शांति का जो मुकदमा था उसमें उसने क्या कहा? शांति को चोरी के आरोप में बरी कर दिया। पुलिस ने शांति से जो 10,000 रुपये बरामद किए थे उन्हें लौटाने का आदेश दिया। और थर्ड है, न्यायाधीश ने लिखित फैसले में कहा कि सब इंस्पेक्टर राव ने ठीक से जाँच नहीं की जिसके कारण शांति को जेल जाना पड़ा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, पृष्ठ 74 पर मोटे अक्षरों में जो प्रक्रियाएं लिखी गई हैं वे सभी निष्पक्ष सुनवाई के लिए बहुत जरूरी है। शांति के मुकदमे के इस विवरण के आधार पर अपने शब्दों में लिखें कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं का आप क्या मतलब समझते हैं। तो आप देखो यहाँ पर प्रश्न 74 में आप देखें अपनी बुक में, और वहाँ पर देखते हैं यहाँ पर एक खुली अदालत सबूतों के आधार पर, और थर्ड पॉइंट है अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह। तो उसके बाद हम उत्तर देखते हैं यहाँ पर, खुली अदालत शांति का मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। फिर सेकंड है यहाँ पर, सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए सबूतों के आधार पर शांति को बरी कर दिया। एंड थर्ड है यहाँ पर, अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिरह शांति की अधिवक्ता यहाँ पर सुश्री राय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से सवाल पूछने का मौका दिया गया। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम आगे देखते हैं, अपनी कक्षा में चर्चा करें कि अगर शांति के मुकदमे में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन न किया जाता तो क्या हो सकता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या हो सकता था। अगर उससे अपने बचाव के लिए वकील न मिलती। सेकंड है, अगर अदालत उसे यहाँ पर निर्दोष नहीं मानते हुए मुकदमा चलाती। सो क्या होता आपको बताना है यहाँ पर। तो हम देखते हैं, अगर शांति को अपने बचाव के लिए वकील न मिलता तो उस पर अपराध की सज़ा उसे उस अपराध की सज़ा मिल जाती। और फिर हम देखते हैं, जो उसने किया ही नहीं था, ठीक है, तो उसके ऐसी सज़ा मिलती जो उसने कुछ किया ही नहीं था और उसके जमा किए गए पैसे भी वापस नहीं मिलते। सो हम सेकंड देखते हैं यहाँ पर, अगर अदालत उसे निर्दोष नहीं मानती और मुकदमा चलाती तो मुकदमे की सारी प्रक्रिया गलत होती और इसे इंसाफ नहीं मिलता। सो ये सभी कारण हो सकते थे। फिर हम देखते हैं चित्र आधारित प्रश्न। तो आप अपनी बुक में देखें, चित्र वहाँ पर बना होगा। उपरोक्त चित्र कथा पट के आधार पर बताइए कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में कितने अधिकारी मुख्य लोग होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, चित्र देखें, आप अपनी बुक में देखें, एनसीईआरटी की बुक में 67 एंड 70, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष व वकील और न्यायाधीश, ये चार अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग होते हैं, न्याय व्यवस्था के। तो उसके बाद हम देखते हैं आगे। अब है यहाँ पर प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपके पास जो आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो प्रश्न है वो अब हम देखते हैं यहाँ पर, जो आपको एक्सरसाइज में दिए गए हैं। तो यहाँ पर है, पीसलैंड नामक शहर में यहाँ पर है फिएस्ता, ठीक है, फुटबॉल टीम के समर्थकों को पता चला कि, ठीक है, पास के एक शहर में जो वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर है, जुबली फुटबॉल टीम के समर्थकों ने खेल के मैदान को खोद दिया है। वहीं अगले दिन दोनों टीमों के बीच अंतिम मुकाबला होने वाला है और यहाँ पर फिएस्ता के समर्थकों का एक झुंड घातक हथियारों से लैस होकर अपने शहर के जुबली समर्थकों पर धावा बोल देता है और इस हमले में 10 लोग मारे जाते हैं, 5 औरतें बुरी तरह जख्मी होती हैं, बहुत सारे घर नष्ट हो जाते हैं और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर कल्पना कीजिए कि आप और आपके सहपाठी आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंग हैं और जब फिर हम देखते हैं यहाँ पर, अब अपनी कक्षा को इन 4 समूहों में बांट दीजिए। तो अब आप इनको क्या करना है, आपको कल्पना करना है कि आप और आपके सहपाठी क्या हैं, आपराधिक न्याय व्यवस्था के अंग हैं। सो अब आपको अपनी कक्षा को इन समूहों में बांट लेना है, एक पुलिस, एक सरकारी वकील, बचाव पक्ष व वकील और यहाँ पर है न्यायाधीश। सो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, निम्न तालिका के दाएं कॉलम में कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं और इन जिम्मेदारियों को बाईं ओर दिए गए अधिकारियों की भूमिका के साथ मिलाएं। प्रत्येक टोली को अपने लिए उन कामों का चुनाव करने दीजिए जो फिएस्ता समर्थकों की हिंसा से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक हैं और ये काम किस क्रम से किए जाएंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो प्रणाली है, देखो यहाँ पर भूमिका पुलिस है, सरकारी वकील है, बचाव पक्ष वो वकील है और यहाँ पर है न्यायाधीश। तो यहाँ कार्य देखते हैं, गवाहों को सुनना, ये सभी आपको यहाँ पर मैच करने हैं। तो मैं सीधा आपको मैच द फॉलोइंग्स में ले जाता हूँ। भूमिका यहाँ पर आप देखो, पुलिस की जितनी भी भूमिकाएं वो आ जाएंगी यहाँ पर। फिएस्ता समर्थकों को गिरफ्तार करना, ये होता है पुलिस का काम। हमले की शिकार महिलाओं की डॉक्टरी जांच कराना, तो ये भी पुलिस का काम। जले हुए घरों की तस्वीरें लेना पुलिस का काम और सबूत दर्ज करना पुलिस का काम। एंड 5th काम क्या है पुलिस का, गवाहों के बयान दर्ज करना। फिर उसके बाद देखते हैं हम सरकारी वकील का काम क्या होता है, अदालत में गवाहों की जांच करना और पीड़ितों का पक्ष प्रस्तुत करना। फिर यहाँ पर है बचाव पक्ष का वकील, ठीक है, बचाव पक्ष का वकील क्या है, आरोपी व्यक्तियों से मिलना और गवाहों से बहस करना, ठीक है, जो आरोपी व्यक्ति हैं उनसे उसने क्या करना है, मिलना है और गवाहों से बहस करना है।
फिर यहाँ पर है न्यायाधीश, तो न्यायाधीश क्या होता है, गवाहों को सुनना, निष्पक्ष सुनवाई करना, और यहाँ पर है यह तय करना कि आरोपी कितने साल जेल में रहेंगे, फैसला लिखना और फैसला सुनाना, ये सभी क्या होता है, न्यायाधीश यानी कि जज के हाथों में होता है। फिर हम प्रश्न 2 देखते हैं यहाँ पर, अब यही स्थिति अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब यही स्थिति लें और किसी ऐसे विद्यार्थी को उपरोक्त सारे काम करने के लिए कहें जो फिएस्ता क्लब का समर्थक है। यदि आपराधिक न्याय व्यवस्था के सारे कामों को केवल एक ही व्यक्ति करने लगे तो क्या आपको लगता है कि पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा, और क्यों नहीं मिल पाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, उत्तर देखते हैं, पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाएगा क्योंकि, अब आपको कारण लिखने हैं, एक व्यक्ति के हाथों में सारी शक्तियाँ होने पर भेदभाव की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है शक्ति के दुरुपयोग की संभावना भी बढ़ जाती है। एंड थर्ड है यहाँ पर एक ही व्यक्ति द्वारा, तो यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, एक ही व्यक्ति द्वारा सभी यानी पुलिस, ठीक है, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील, न्यायाधीश आदि के कार्यों को भली भांति करना संभव नहीं है। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में विभिन्न लोगों को अपनी अलग अलग भूमिका निभानी चाहिए। 2 कारण आपको इसमें बताने हैं। तो इसका उत्तर हम देखते हैं, विभिन्न लोगों को अलग अलग भूमिकाएं, ठीक है, अलग अलग भूमिकाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट है, इससे शक्ति किसी एक जगह केंद्रित नहीं होगी और इससे अन्याय की संभावना कम होगी। फिर सेकंड पॉइंट है, जब अलग अलग भूमिकाओं में विभिन्न लोग काम करेंगे तो वे कार्यों को अच्छी तरह से कर सकेंगे और भेदभाव को पनपने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो अब आप देखो, अगर सब जगह एक ही व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा, भेदभाव कर सकता है, लेकिन हर जगह पे अगर अलग अलग व्यक्ति हैं तो वहाँ पर भेदभाव होने की संख्या, मतलब जो हम क्या कहते हैं उन्हें, जैसा आप जानते होंगे, अगर एक ही व्यक्ति सब जगह पे होगा तो वहाँ पर भेदभाव हो सकता है, लेकिन अलग अलग व्यक्ति होंगे तो वहाँ पर संभावनाएं कम हो जाएंगी भेदभाव होने की। सो क्लास 8 यहाँ पर आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। एंड आप क्लास 8 अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वीडियोस भी मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर देख सकते हैं। आप सिंपली चैप्टर का नेम लिखें एंड बाय मॉडर्न मास्टर जी करके सर्च कर सकते हैं। सो तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें।